नमस्कार साथियों, आई एम बैक और मैं दीपेंद्र सिंह आपका स्कल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने बात की थी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है, कैसे बन रहा है, कैसे जो है उसमें हम देख रहे थे कि एल्वियोलाइज की स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बन रही है। ठीक है, और उसमें हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमने सहायक संरचनाएं देखी थी, जिसमें हमने लंग्स की स्ट्रक्चर देखी थी। तो उसके बाद जो है अब हम हमारे मेन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। वो तो एक बेसिक ओवरव्यू था जिसमें हमें देखना था कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, थोरेसिक कैविटी क्या होती है, वो जो था वो बहुत बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब हम चलते हैं हमारे मेन चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हमने देखा था, मैंने बात की थी कि अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है, उसकी मैकेनिज्म क्या चल रही है, उसकी क्रियाविधि क्या चल रही है। ये इतना नॉर्मल नहीं होता कि आपने जो है सांस को अंदर खींचा, आपके अंदर जो है हवा गई और वो बाहर निकल गई। इसके पीछे एक प्रॉपर जो है मैकेनिज्म चलती है, इसके पीछे क्या होता है, एक प्रॉपर क्रियाविधि चलती है, जिसमें हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं, जो हमने पहले पढ़े थे, जिसमें लंग्स पढ़ा हमने, थोड़ी सी कैविटी पढ़ी, तो उनमें जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस क्या करेंगे, इनको इंड्यूस करेंगे और वो इनमें हेल्प करेंगे। तो अब आगे हम वही पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर श्वसन या जिसको हम श्वासन बोल देते हैं वो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको पहले जब पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है। वो हमने देखा था कि ब्रीदिंग जो होगी वो दो टाइप की होगी। कौन सी ब्रीदिंग? अगर हम एयर को एटमॉस्फेयर से अगर इनहेल कर रहे हैं, मतलब अपने शरीर बॉडी के अंदर खींच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे इंस्पिरेशन, या उसको अगर हिंदी में बोले तो अंतःश्वसन बोल देंगे। और जो हम एयर को हमारे शरीर से जो एयर निकल रही है, जिसको हम बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको एक्सपिरेशन, या हम क्या बोल देंगे? उच्छ्वसन या निश्वसन बोल देंगे। तो हमने देखा कि ब्रीदिंग जो है मेनली कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है ब्रीदिंग। दो टाइप कौन से हो गए? सबसे पहले इंस्पिरेशन, या जिसको हम बोल देंगे अंतः श्वसन। ठीक है, और दूसरा टाइप हमने क्या देखा था? एक्सपायरेशन, या एक्सपायरेशन को हम हिंदी में क्या कह देंगे? निश्वसन, या इसको दूसरा नाम क्या दे देंगे? उच्छ्वसन। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब मैकेनिज्म की जहां भी हम बात करते हैं, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कैसे आपका बॉडी सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसमें सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं होगी। मैकेनिज्म की जब भी बात करेंगे तो हम होता है एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस में जो एक्टिविटीज चलती है उसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअल में क्या है? यहाँ पे ब्रीदिंग की प्रोसेस जो होगी वो एक्चुअल में कुछ ऐसी जो परिस्थिति है उनका क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा जो पर्टिकुलरली क्या करेगा, इंड्यूस करेगा या उत्प्रेरित करेगा श्वसन होने को। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मसल्स काम कर रही है हमारी, कौन से जो है मेन जो मसल्स है या जो कौन से पार्ट्स है जो हमारे इसमें मदद करेंगे, तो वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो मैकेनिज्म जो ऑफ ब्रीदिंग है, इसमें हमें सबसे पहले जो है मसल जो हमारा काम करेगी वो होगी, मैंने आपको कल ही बताया था जब मैं एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी की बात कर रहा था, तब मैंने बताया था आपको कि डायाफ्राम जो होता है वो हमारी रेस्पिरेशन में मेन स्ट्रक्चर होता है हेल्प करने के लिए, डायफ्राम। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे इंटर कोस्टल मसल्स, या इनको हम हिंदी में कह देंगे अंतरापरशुक पेशियां। मैंने कहा था लंग्स में तो जो है मसल्स होती नहीं है, तो जो रेस्पिरेशन में जो मदद करेगी तो उसमें कौन सी दो मेन मसल्स काम आएंगी हमारी, या पेशियां जो सबसे जो मेन होगी वो काम आएगी, वो आएगी डायफ्राम, और दूसरी आएगी इंटरकोस्टल मसल्स, या जिसको हम बोल देंगे अंतरापरशुक पेशियां। अब ये जो अंतरापरशुक पेशियां होती है ये भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दो तरह की अंतरापरशुक पेशियां जो है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलती है, जिसमें इनके ओरिएंटेशन के हिसाब से, ओरिएंटेशन या इनकी स्थिति के हिसाब से बांटा होता है कि जो बाहर की तरफ इनकी जो पोजीशन होगी, ये कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेंगी रिब्स के ऊपर। तो जो रिब्स के ऊपर मतलब इनको जो डिवाइड करेंगे इनकी पोजीशन के ऊपर, कि जो रिब्स के ऊपर की तरफ मिलेंगी उनको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, या जिनको हम बोल देंगे बाह्य अंतरापरशुक पेशी, जो बाहर की तरफ मिल रही है, और जो अंदर की तरफ मिलेगी उनको हम बोल देंगे
इंटर जो अंदर मिल रही है उनको हम बोल देंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अंतः अंतरापरशुक पेशी, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरापरशुक पेशी, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को बोल देंगे हम अंतः अंतरापरशुक पेशी। तो ठीक है, ये जो मेन जो मसल्स होती है हमारे जो है रेस्पिरेशन में काम आती है। अब यहाँ पे देखिए जो डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये हमारी जो है मेन हेल्प करेगी किस प्रोसेस में, ये हमारी हेल्प करेगी इंस्पिरेशन में, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम, इनको हम बोल देंगे इंस्पिरेटरी मसल्स, क्योंकि ये किस में काम कर रही है, मेनली किस में हेल्प करेगी, हमारे इंस्पिरेशन के लिए, इसलिए इनको क्या बोल देंगे हम इंस्पिरेटरी मसल या अंतःश्वसनीय पेशियां। तो ठीक है, किसको बोलेंगे, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे समूह में कि इंस्पिरेशन में काम आ रही है, इसलिए हम इसको बोल देंगे इंस्पिरेटरी मसल या अंतःश्वसनीय पेशियां। अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है एक्चुअल में ये क्या काम करती है, वैसे तो मेनली इनका फोर्सफुल जो ब्रीदिंग होती है, बलपूर्वक संवातन जो आता है उसमें काम आता है, लेकिन यहाँ पे एक पेशी और होगी जो हमारी मदद करेगी इसमें। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के साथ हमारे जो उधर की जो पेशियां होती है इनको हम बोल देंगे एब्डोमिनल मसल्स। क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल एब्डोमिनल मसल, या जिसको हम बोल देंगे उदरीय पेशियां। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कह देंगे, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कह देंगे एक्सपायरेटरी मसल। एक्सपायरेटरी मसल्स मतलब, एक्सपायरेटरी मसल्स मतलब उच्च वसनीय पेशियां। ठीक है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, इन दोनों को हम साथ में बोल देंगे एक्सपिरेटरी मसल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंस्पिरेशन में हेल्प कर रही है वो मेन कौन सी हो रही है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है किसमें हमारी हेल्प कर रही है, इंस्पिरेशन में, इसलिए इनको बोल रहे हैं इंस्पिरेटरी मसल। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है और जो एब्डोमिनल मसल है वो हमारी किसमें हेल्प कर रही है, एक्सपिरेशन में, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपिरेटरी मसल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअली कि इनकी पर्टिकुलर अलग अलग क्या मैकेनिज्म होती है, जहां पे हम देखेंगे कि इंस्पिरेशन एक्चुअली में कैसे हो रहा है और एक्सपिरेशन कैसे हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फोर्सफुल ब्रीदिंग या बलपूर्वक संवातन जो होता है कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंस्पायरेशन। देखो इंस्पिरेशन जो होता है या जिसको हम अंतःश्वसन बोल देते हैं, ये एक्चुअल में एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस क्यों होगी वो मैं अभी बताऊंगा। एक्टिव प्रोसेस मतलब इसको बोलेंगे सक्रिय विधि, क्योंकि इसको जो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव प्रोसेस है जिसको हम सक्रिय विधि बोल देंगे। अब किसी भी विधि को एक्टिव प्रोसेस बोलने का मतलब है कि वहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहां पे हमें एनर्जी की नीड है। तो जब हम एयर को अंदर इनहेल कर रहे हैं, उसको हम हमारी बॉडी के अंदर खींच रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं, मेनली अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब जो मसल्स जो है वो क्या होंगी, संकुचित होंगी। तो जो मसल संकुचित होती है तब उनको क्या चाहिए होता है, उनको संकुचित होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी। तो अगर एटीपी वहां पे खर्च हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्टिव प्रोसेस। तो इसलिए हम इसको एक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं। वही हम इसकी बात करें कि ड्यूरेशन क्या होगी, इसका टाइमिंग क्या होगी। तो इसकी जो टाइमिंग होगी मेनली हम मान लेते हैं कि ये 1.5 से 2 मिनट की लगभग इसकी टाइमिंग होती है। 1.5 to 2 मिनट्स की जो है इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, जो कि हम रेगुलेशन में देखेंगे कैसे आप इंस्पिरेशन की जो टाइमिंग है उसको घटा रहे हो, कैसे उसको बढ़ा रहे हो, वहाँ पे कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं। बट एक ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 मिनट नहीं, 1.5 से 2 सेकेंड्स, 1.5 से 2 सेकेंड्स के जो है इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं। हमने थोरेसिक कैविटी पढ़ी थी, जब थोरेसिक कैविटी हमने डिस्क्राइब की थी तब मैंने आपको बताया था कि जो थोरेसिक कैविटी है वो किससे मिलकर बनी हुई है। एंटीरियर साइड पे किससे मिलकर बनी हुई थी, क्लेविकल से। पोस्टीरियर साइड पे किससे मिलकर बनी हुई थी, ये बनी हुई थी डायफ्राम से। लेटरल साइड में बनी हुई थी रिब्स से। वेंट्रल साइड पे किससे बनी हुई थी, स्टर्नम से। और डोर्सल साइड जो थी वो किससे बनी हुई थी,
हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। तो एक्चुअल में जब मैंने आपको बताया था, मैंने बताया कि थोरेसिक के जो चेंजेस होंगे वो लंग्स में नहीं होंगे, वो कहाँ पे होंगे, थोरेसिक कैविटी में चेंजेस होंगे। तो वो थोरेसिक कैविटी में चेंजेस कैसे होंगे वो देखते हैं। देखो डायफ्राम जो है इसकी नॉर्मल शेप्ड ऐसी होती है, डोम शेप्ड या गुंबद आकार का होता है, ये इसकी नॉर्मल शेप है। अभी ये रिलैक्सेशन में है, मतलब कि अभी क्या कर रहा है कि ये रिलैक्स है, और इसकी जो नॉर्मल शेप है रिलैक्सेशन में वो ऐसी होगी, डोम शेप्ड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है, अब मान लो कि अभी तक जो है इसकी शेप ये है थोरेसिक कैविटी की, ये नॉर्मल शेप है। तो अभी इसका वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है इसका, कम है, और प्रेशर क्या है इसके अंदर ज्यादा है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि जो गैसेज है उनका जो एक बेसिक सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गैसेज है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप एक चीज मानिए कि ये एटमोस्फियर है आपका, बाहर एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर के अंदर तो गैसेज का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। हमारी बॉडी के कंपैरिजन में देखें तो एटमॉस्फेयर में तो गैसेस ज्यादा ही है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है कि गैसेस का प्रेशर ज्यादा है। तो क्या हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर यहाँ पे मूव करेगी, नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमें एयर को मूव कराने के लिए इवेंचुअली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर को कम करना है, प्रेशर को कम करना है, और हमें क्या करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो शेप है इसको या तो हमें बढ़ाना पड़ेगा कैसे भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डोम शेप जो ये है डायफ्राम, ये क्या करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी तक क्या था, ये रिलैक्सेशन में था, अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फ्लैट हो गया। यहाँ पे कैसा था, डोम शेप्ड था, डोम शेप्ड या जिसको हम बोल देंगे गुंबद आकार का, गुंबद के आकार का था। यहाँ पे कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, फ्लैट हो गया। अब जैसे ही ये फ्लैट हुआ तो अभी तक ये कैसे था, ऐसे, अब इसको हम फ्लैट कर देते हैं, ये फ्लैट हो गया। तो क्या इसकी शेप में चेंज नहीं आया, पहले कैसे था, ऐसे था। तो क्या यहाँ पे क्या था, प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। क्यों प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ पे देखिए आप, इसका वॉल्यूम क्या था, यहाँ पे इसका वॉल्यूम था कम। जैसे ही जो डायफ्राम है ये फ्लैट हुआ, फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम क्या हुआ, इसके बीच का स्पेस बढ़ गया। वॉल्यूम क्या होता है, एक तरीके से स्पेस है, तो इसके अंदर का स्पेस बढ़ गया। जैसे स्पेस बढ़ा उसका प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, अब ये प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, एयर अंदर एंटर कर सकती है। तो क्या ये इतना सा प्रेशर बढ़ाना काफी होगा, नहीं। अभी इसमें क्या है कि एक मसल और हेल्प करेगी। वो कौन सी मसल हेल्प करेगी, वो करेगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसे हेल्प करेगी इसके अंदर, वो देखते हैं हम। कि एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है वो इस एक्चुअल में इसमें हमारी जो ये बॉडी है, मान लीजिए ये रिबकेज है, ये क्या होती है, रिबकेज के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो आप एक बार इनहेल करते हो, आप इनहेल करते हो तो आपकी जो ये रिबकेज ये आगे आती है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। तो वो जब संकुचित होगी तो क्या करेगी, जो हमारा रिबकेज है इस रिबकेज को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएगी। तो जब आगे की तरफ बढ़ाएगी तो वही बात है कि पहले जो नॉर्मल था, मान लीजिए कि ये इसको इस तरीके से मान लिए हम, ये किस तरफ से देख रहे हैं, हम लेटरल साइड से देख रहे हैं, हमारे इस तरफ से देख रहे हैं। तो जब इस तरफ से देखते हैं तो नॉर्मल क्या था, इसका शेप ये था। अब जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिबकेज कैसे आगे बढ़ जाएगा, इस टाइप से। तो जब ये रिबकेज आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा, और इवेंचुअली यहाँ पे भी प्रेशर घटा और यहाँ पे भी प्रेशर घटा। तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो हमारा यहाँ पे प्रेशर में काफी डिक्रीज आ गया, एटमोस्फियर के कंपेरिजन में काफी डिक्रीज आ गया। तो जो एयर है वो क्या करेगी, जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एयर कैसे मूव हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या हो रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डायफ्राम डायफ्राम यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। ठीक है, अब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस आयतन किस देखो डायफ्राम मैंने बताया था कि आपके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है, कि डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये हमारी क्लेविकल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब डायफ्राम जो यहाँ पे था हमारा, तो वो ऐसे से नीचे जा रहा है। तो जो वॉल्यूम है वो किस एंगल पे बढ़ रहा है, वो वॉल्यूम बढ़ रहा है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, अग्र से पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है, अग्र से पश्चिम दिशा में तो बढ़ रहा है क्योंकि डायफ्राम का नीचे है। तो इसलिए जो है हमारा वॉल्यूम किस, वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, या जिसको हम बोल देंगे अग्र पश्चिम दिशा में जो आयतन है, जो आयतन है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है किसमें, ठीक है, जो आयतन है वो किसमें बढ़ रहा है, यहाँ पे अग्र
पश्च अक्ष पे बढ़ रहा है, ठीक है। अग्र पश्च अक्ष से मतलब समझ गए कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये हुआ। अब ये होने के बाद क्या होगा, ये होने के बाद क्या हुआ, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थी उन्होंने भी अपना काम दिखाना चालू किया, वो भी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ EICM, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अब वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल हमारे कहाँ प्रेजेंट है, रिब्स के ऊपर है। तो जो आप देखो, जो आप जब सांस अंदर ले रहे हो तो ये रिब के जो आगे आ रहा है, तो आगे आएगा तो किस तरफ बढ़ रहा है, डोर्सल टू वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ बढ़, कैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंक्रीज इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, या इसी को हम हिंदी में कह देंगे, डोर्सल का मतलब पृष्ठ और वेंट्रल का मतलब अधर, तो इसको बोल देंगे पृष्ठ अधरीय भाग में, ठीक है। पृष्ठ अधरीय अक्ष पे क्या होगा, आयतन इसका बढ़ेगा। अब जब ये आयतन बढ़ रहा है तो क्या फेफड़ों के अंदर जो जिस थोरेसिक कैविटी में जो प्रेशर होगा वो क्या घटेगा, नहीं। वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा ना। वॉल्यूम और प्रेशर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रिलेशन नहीं होता है, वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या जिसको बोल देते हैं हम कि जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो प्रेशर है वो क्या होगा, घटेगा। तो वह देखते हैं हम कि जो प्रेशर है, अब इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म काम में ले जाती है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब अंतः फुफ्फुसीय दाब की जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या अंतः फुफ्फुसीय दाब, ठीक है। अंतः फुफ्फुसीय दाब, ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जब ये घटेगा तो हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर जो होगा उसमें हमने देखा था कि प्रेशर क्या है, गैसेस का ज्यादा है बॉडी के कंपैरिजन में। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ये एयर क्या होगी, यहाँ से एयर क्या होगी, यहाँ से सीधा हमारी बॉडी के जो लंग्स है उनके अंदर एंटर कर जाएगी। तो ठीक है, जो एयर है उसने कहाँ एंटर किया, एयर एंटर इनटू लंग्स, और जैसे ही एयर ने एंटर किया लंग्स में उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, इंस्पायरेशन। तो ये आपको समझ में आया कि अंतःश्वसन कैसे हो रहा है। अंतःश्वसन को एक्टिव प्रोसेस बोला क्योंकि एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मसल जो है मेनली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सबसे पहले हमने देखा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर दूसरा हमने देखा क्या कि EI एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी बाह्य अंतरापरशु पेशी, वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इनका वॉल्यूम किस एंगल पे बढ़ रहा है वो भी आपको देखना है कि डायफ्राम जो है अग्र पश्च अक्ष पे उसका जो वॉल्यूम बढ़ा रहा है क्या, थोरेसिक कैविटी का, और ये जो EICM है ये क्या कर रही है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे क्या हो रही है, उनका वॉल्यूम को बढ़ा रही है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा कि जो अंतः फुफ्फुसीय दाब है, जो दाब जो फेफड़ों के ऊपर लग रहा था जो थोरेसिक कैविटी की वजह से, वो क्या हुआ, घटेगा। और जब वो घटेगा तो एयर क्या करेगी, डायरेक्टली लंग्स में एंटर करेगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इंस्पिरेशन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जब डायफ्राम डोम शेप दिखता है तो ये इसकी नॉर्मल शेप होती है, ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल शेप होती है रिलैक्स्ड स्टेट में। अब आगे चलते हैं हम, अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन कैसे हो रहा है। एयर आपने अंदर ले ली, ठीक है। अब उसके बाद आपको उसे बाहर भी तो छोड़ना है, रिलीज भी तो करना है एटमॉस्फेयर में वापस। तो ये क्या होती है, एक पैसिव प्रोसेस होगी, पैसिव प्रोसेस होगी। पैसिव प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या होगी, कोई एनर्जी की नीड नहीं होगी, निष्क्रिय विधि होगी। आपको एनर्जी की कोई नीड नहीं है, आपने एनर्जी कहाँ पे लगाई थी, इंस्पायरेशन के टाइम। अब यहाँ पे एनर्जी की कोई नीड नहीं है, ये क्या होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी विदाउट एनी एनर्जी के यूटिलाइजेशन के, ठीक है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन देखें तो ये मेनली होती है 2 से 3 सेकेंड्स की होती है, ठीक है। 2 से 3 सेकेंड्स में लगभग ये कंप्लीट हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे हो रहा है। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है कि जो मसल्स आपकी पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उनको आप रिलैक्स कर दो, सीधा सही है ये। कि जब हमने देखा था कि ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पे क्या हुआ था, फ्लैट शेप हुआ था इंस्पिरेशन में। जब ये फ्लैट शेप्ड हुआ था, अब इसको वापस से गुंबद के आकार का कर दो। जैसे ये मसल रिलैक्स होगी, जैसे ही 1.5 से 2 सेकंड का टाइम हुआ इंस्पायरेशन का कि हाँ अब पता है एक्सपायरेशन करना है, एक्सपायरेशन जैसे ही होगा तो ये क्या होगा, ये वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा। डोम शेप्ड हुआ तो वापस से क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे देखा था कि जो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ था,
ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे देखा ये इंक्रीज हुआ था, ये क्या होगा, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वहां पे, उन्होंने क्या किया था कि डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे हमारा जो वॉल्यूम था उसको बढ़ाया था, तो जब वो रिलैक्स होगी तो जो आपका रिपकेज आगे आया था वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा और वापस से क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम घटेगा अंदर की जो है एयर का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा थोड़े से कैविटी का वो क्या करेगा, लंग्स पे प्रेशर डालेगा, और जो लंग्स के प्रेशर, जब लंग्स के ऊपर वो प्रेशर जाएगा तो लंग्स क्या करेगा, एयर को बाहर रिलीज कर देगा। ये नॉर्मल सी हमारी एक्सपिरेशन की प्रोसेस है। स्टिल हम इसको एक बार फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे डायफ्राम कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैट, वो वापस क्या हुआ, डोम शेप्ड हुआ। तो आपको पता है जब मसल रिलैक्स होती है उस टाइम उसको किसी एनर्जी की नीड नहीं होती। तो अब सबसे पहले देखेंगे डायफ्राम जो है, डायफ्राम ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो हम देखो इसको इससे समझो कि पहले जो डायफ्राम था ऐसे था, ठीक है, ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी थी। अब जैसे ये रिलैक्स होगा वापस से तो इसकी नॉर्मल शेप क्या थी, ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या वॉल्यूम घटा नहीं है क्या, पहले देखो कि ये था इसकी नॉर्मल शेप थी, तो इसमें क्या वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। तो जब वॉल्यूम कम होगा तो पहले लंग्स कैसे थे, ऐसे फूले हुए थे क्योंकि इनके अंदर एयर थी। अब क्या होगा कि जो लंग्स है उनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ेगा ना, तो लंग्स क्या हो जाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ जाएंगे तो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, एयर को बाहर एक्सेल आउट कर देंगे, जो एयर होगी उसको बाहर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हुए, डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। कौन से एक्सिस पे, वही अग्रपश्च दिशा में, वापस से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे, ठीक है, या अग्रपश्च दिशा में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब क्या होगा, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी EICM, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी वो क्या करेगी, वो भी रिलैक्स होगी। और जैसे ये रिलैक्स हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम या आयतन फिर से डिक्रीज हुआ। कौन से एक्सिस में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में डिक्रीज हुआ, ठीक है, पृष्ठअधीय भाग, पृष्ठअधीय अक्ष पे डिक्रीज हुआ। जैसे ये डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो अंतः फुफ्फुसीय दाब था वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है ना, वॉल्यूम घट रहा है, एक तरीके से स्पेस कम हो रहा है, स्पेस कम होगा तो जो गैसेस पहले से प्रेजेंट है उसमें, उनमें तो प्रेशर पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, IPP या इंट्रा अंतः फुफ्फुसीय दाब क्या होगा, बढ़ेगा। जब अंतः फुफ्फुसीय दाब बढ़ेगा तो उसके कंपैरिजन में अंदर इतना प्रेशर हो गया कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस का प्रेशर कम हो गया। तो वहां पे क्या होगा, इवेंचुअली हमने देखा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, तो गैसेस कहाँ जाएगी, एयर जो है एक्सेल आउट हो जाएगी, एक्सेल आउट मतलब बाहर निकल जाएगी, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी, और इसी को हम क्या बोल देंगे, एक्सपिरेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, समझ में आया यहां तक आपको। अब देखो मैंने जब आपको मसल्स बताई थी, मैंने आप पे बताई थी आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और आपको एब्डोमिनल मसल्स बताई थी, वो मैंने बताई थी कि एक्सपिरेशन में हेल्प करेगी, इसलिए हम उसको एक्सपायरेटरी मसल बोल रहे हैं। लेकिन वो कौन से एक्सपिरेशन में हेल्प करेगी, इसमें नहीं करेगी। ये क्या है, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन है। आप एक चीज़ सोचो कि आप कई बार भागते रहते हो, आपने जो है आपको एयर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसको आप फोर्सफुल ब्रीदिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए आपको ज़्यादा एयर की जरूरत है, तो जब आप क्या करोगे कि इनहेल करोगे तो उस टाइम क्या होता है, आपकी मसल को एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगी, काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उस टाइम फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो सकता है। लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन है उसके लिए अलग से मसल्स काम करेंगे, उसके लिए कौन सी मसल्स काम करेंगी वो हम देखते हैं यहाँ पे आगे। अब जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है, या उसको हम बोल देंगे मेनली कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन बोलेंगे, क्योंकि फोर्सफुल इंस्पिरेशन जैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल इंस्पिरेशन होता है उसी में अगर मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो वो जो एयर जो है आप लंग्स में काफी ज्यादा अकोमोडेट कर लेते हैं, तो वो उसी को हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन बोल देते हैं। लेकिन फोर्सफुल एक्सपिरेशन कैसे होगा, मान लो मैंने एयर अंदर ली, मैंने छोड़ दी, ये मैंने बाहर जो एयर को एक्सेल आउट कर दिया, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन था। लेकिन मैं इससे और ज्यादा एयर छोड़ा तो मैं जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, आप जो पेट के ऊपर ऐसे प्रेशर लगाओगे, आपकी जो मसल्स है पेट की उस पर आपको जोर लगाना पड़ेगा काफी ज्यादा। तो यहाँ पे कौन सी मसल्स काम कर रही है, मेनली यहाँ पे काम कर रही है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स। अब ये क्या होंगी यहाँ पे, ये क्या काम कर रही है, आप कभी आप खुद ट्राई करके देखो, इनको समझा करो ऐसे करके फिजियोलॉजी को, कि जब आप एयर को एक्सेल आउट कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो एयर को एक्सेल आउट करने के लिए, तो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है यहाँ वाली, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, इन पे प्रेशर आता है। तो ये और जब इंटरनल कोस्टल मसल्स है ये क्या होंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्या होंगी,
कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका वॉल्यूम जो है, हमारी थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और क्या होगा उसमें, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, यही हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि एयर जो है वो एक्सेल आउट होगी, एयर जो है वो पूरी एक्सेल आउट होगी, तो जो टोटल थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और उस पर जो टोटल थोरेसिक प्रेशर जो वो बढ़ेगा, और वहां पे क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपल्शन होगा एयर का। फोर्सफुल एक्सपल्शन का मतलब होता है कि बलपूर्वक जो लंग्स की जो एयर थी उसको बाहर रिलीज करोगे, उसको हम बोल देंगे फोर्सफुल एक्सपल्शन, या इसको बोल देंगे बलपूर्वक उच्छ्वसन। ठीक है, अब ये जो फोर्सफुल एक्सपल्शन हो रहा है एयर का, इसी को हम नाम दे देंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन या बलपूर्वक निश्वासन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंटरनल इंटरकोस्टल ये तो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए होता है। नॉर्मल क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये क्या होता है, कई बार हमें जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है उसको चेंज करना होता है किसी नॉर्मल कंडीशंस में, या हम कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज वाली कंडीशंस में। ठीक है, या आप अनुलोम विलोम वगैरह करते हो, उसके टाइम आप एयर को काफ़ी देर तक रिलीज करते रहते हो, क्योंकि जो अमाउंट बना है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को उसको आपको रिलीज भी तो करना है, तो आप काफ़ी देर तक उसको रिलीज करते हो, फिर आप काफ़ी देर तक इनहेल करते हो, तो वहाँ पर ये वाली मसल्स काम करती है कि जो आप एक्सेलेशन करते हो फोर्सफुल वाला, बलपूर्वक संवातन जो करते हो वहाँ पे काम आता है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल क्या होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और क्या होगा वहाँ पे फोर्सफुल जो हवा जो है बलपूर्वक बाहर आएगी, उसको हम बोल देंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, ये कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये हमने देखी कि मैकेनिज्म कैसे चल रही है। अब हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, जो गैसेज का है वो एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं चालू करता हूँ, तो थोड़ा पानी पी लूँ। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो है इनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्सचेंज जो होता है हमने देखा था मेनली, जो एक्सचेंज होगा गैसेज का वो कैसे होगा, ब्लड के लेवल पे होगा। जो हमने कल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखी थी, जो हमने एयर अंदर ली लंग्स तक पहुंचा दी, हमने मैकेनिज्म देख ली कि कैसे लंग्स तक वो पहुंच रही है, कैसे लंग्स से बाहर आ रही है। उससे आगे भी तो गैसेज ट्रांसपोर्ट होंगी ना, हमारी बॉडी के सेल्स तक जाएंगी। ऐसे तो ऐसे क्या है कि गैसेज को आप कैसे पहुंचाओगे आपकी सेल्स तक, वहाँ पे जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म काम करेगी उसके लिए हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं गैसीय आदान प्रदान। गैसीय आदान प्रदान हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, हमें पता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, वो देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज है गैसेस का वो हम देखेंगे फ्रॉम एल्वियोलाई, मतलब कुपिकाओं से टिश्यूज तक, और वापस टिश्यूज से एल्वियोलाई तक गैसेस कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये हमें इसमें देखना है मेनली एक्सचेंज में कि एक्सचेंज हो कैसे रहा है, कि जो गैसेज है वो एल्वियोलाई से टिश्यूज तक कैसे जा रही है और टिश्यूज से वापस एल्वियोलाई तक कैसे आ रही है। तो एक्सचेंज चालू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो कि क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे एक्सचेंज को, या डिसाइड करेंगे कि कौन सी गैस का एक्सचेंज किस रेट पे होगा या किस दर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम देखेंगे, सबसे पहला जो फैक्टर है, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होगा इनका पार्शियल प्रेशर, या हम इसको हिंदी में लिख देंगे आंशिक दाब। ठीक है, अब देखिए मैंने जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था तब मैंने बताया था कि आप ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हो, आप क्या करते हो, मिक्सचर ऑफ गैसेज को इनहेल करते हो। अब वो जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है उसमें सभी गैसेज है, उसमें ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, बट सभी हमारे लंग्स तक तो चली जाएंगी, लेकिन क्या हमारी बॉडी में जाएंगी, बट एक उनका क्या होगा, उनके पर्टिकुलर फैक्टर्स काम करेंगे वहाँ पे सारी गैसेज नहीं जाती। मेनली हमारी ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यूज तक जाएगी, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है सेल से उसको वापस से लेके आएगी और लंग्स के थ्रू उनको बाहर निकालेगी। तो एक्चुअल में ये जो पार्शियल प्रेशर है, ये क्या होता है कि जो मिक्सचर है गैसेज का, उसके अंदर एक पर्टिकुलर गैस जो है उसका अपना खुद का लगाया हुआ दाब कितना है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी गैस की एक मिक्सचर में होगी, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा जो है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी।
तो आंशिक दाब से मतलब होता है, यहाँ पे हमने हमेशा पढ़ा है कि जो गैस है जब वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। तो अगर हमें किसी गैस को, हम मान लें कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ हम कहते हैं मेनली एल्यूलाई से टिश्यूज तक जाती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, लेकिन विद कंपेयर टू टिश्यू, टिश्यू तक क्या हो रही है, ऑक्सीजन जा तो रही है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन जो वो कंटिन्यूसली यूटिलाइज हो रही है, वो काम में आ रही है कंटिन्यूसली, लगातार वहाँ पे जो है बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चल रही है, एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, तो वहाँ पे ये काम आती है रहती है। तो वहाँ पे क्या होती है, इनकी कंसेंट्रेशन कंटिन्यूस डिक्रीज होती रहती है। तो इसलिए इनकी नेट मूवमेंट किधर होगी, एल्वियोलाई से कहाँ तक होगी, हमारे टिश्यूज तक। अब टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली बनती जा रही है विद कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें एटमॉस्फेयर में उसके कंसेंट्रेशन को, तो बॉडी में उसके कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, जहाँ पे टिश्यूज में मेनली रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। तो वहाँ पे अगर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो वो जो पार्शियल प्रेशर अगर उसका वहाँ पे ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो इवेंचुअली कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। तो जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या होता है, गैसों का आंशिक दाब होता है लगाया हुआ। तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी गैसेज, हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू, मतलब उच्च आंशिक दाब से लो पार्शियल प्रेशर, पीपी लिख दिया मैंने, ठीक है। लो पीपी मतलब जहां पे उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, उससे कहां मूव करेगी, जहां पे उनकी कंसेंट्रेशन कम होगी। अरे नॉर्मल बैलेंस इक्विलिब्रियम सुना है कि कैसे उनका बैलेंस होता है। तो जब डिफ्यूजन जब हम देखते हैं तो डिफ्यूजन कैसे होता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल कहां पे मूव करते हैं, लो कंसेंट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि उनको दोनों तरफ मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करना है, बैलेंस बनाना है। तो उस बैलेंस के लिए क्या करती है गैसेस, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जाती रहेंगी जब तक कि दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए। जैसे दोनों तरफ गैसेस बराबर हुई, वहां पे क्या होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये तो रही बात पार्शियल प्रेशर की। दूसरा होता है सोल्यूबिलिटी। क्या होगी, सोल्यूबिलिटी, या जिसको हम बोल देते हैं विलायकता, ठीक है। कि वो कितना उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रही है, कितनी जल्दी उस सॉल्यूबल, मतलब उसके अंदर सॉल्यूबल हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मेनली जो हमारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उनमें जो सबसे ज्यादा जो सॉल्यूबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है विद कंपेयर टू ऑक्सीजन। हमें पता है कि ब्लड जो है हमारा वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उनसे मिलकर। तो प्लाज्मा एक्चुअल में क्या होता है, वो वाटर ही तो है, वाटर ही कंटेंट ही तो है उसमें। अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं लगभग 90% के अराउंड जो है उसमें वाटर कंटेंट होता है। तो जो प्लाज्मा है तो वो वाटर है। तो ये गैसेस के मतलब किस रेशियो पे उनमें मिक्स होगी ये शो करती है। तो जो गैसेज, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स हायर होती है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है। क्या करती है कि ब्लड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए क्या होता है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा जल्दी होता है थ्रू द ब्लड, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, यहां पे आएगी बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। अब हमने देखा है, क्या देखा है हमने, कि जो ब्लड है उसमें एक हीमोग्लोबिन पार्टिकल मिलता है हमें। हीमोग्लोबिन का, इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनीय वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, गैसेज जो होती है उनके साथ बाइंड करेगा, आइदर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, उनके साथ बाइंड करेगा और वहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करके उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग मतलब बंधुता, हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे उसका ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहाँ पे एक देखिए गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका मैं अभी आपको आगे एक सिग्निफिकेंस बताऊंगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो बहुत हाई होती है विद कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड देन CO2। CO2 की सबसे कम होगी, इसलिए हीमोग्लोबिन का रोल CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लिमिटेड होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करेगी, ये हीमोग्लोबिन के साथ हायर एफिनिटी शो करेगी। तो अब हायर एफिनिटी शो करेगी तो ये क्या करेगी, जैसे ही आपने देखा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी जो होती है, विषाक्तता जो होती है, कि आप अगर इसका बहुत लिटिल अमाउंट भी अगर एयर के अंदर है तो ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी। क्योंकि इनकी तो बाइंडिंग है ही नहीं ना उसके साथ, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी उसके साथ ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये अगर ये लिटिल अमाउंट में भी है तो ये क्या करेगी, उसके साथ बाइंड कर जाएगी। और जैसे इसने बाइंड किया तो ये क्या बनाएगी, अनुत्क्रमणीय बंधुता दिखाती है कि इरिवर्सिबल होगी। एक बार इसने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग किया
अब ये हीमोग्लोबिन को वापस नहीं छोड़ेगी, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता। इसलिए इस केस में क्या होती है कि टॉक्सिसिटी हो जाती है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई, वो हीमोग्लोबिन वापस काम में नहीं आएगा और उस पर्सन के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और इवेंचुअली क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये वैसे मैं आगे बता दूंगा, लेकिन मुझे याद था यहाँ पे तो बता दिया। अब हम चौथा देखते हैं। एक चौथा होता है, उसको मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि जितनी ज़्यादा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की मोटाई होगी उतना ही डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो हमने कहा था कि जो मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी वो किससे 1 मिलीमीटर से भी कम होनी चाहिए, तब क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन जल्दी होता है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही जो है डिफ्यूजन कम होगा, जितनी कम थिकनेस होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन जल्दी होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, उनके पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे वो मूव करती है। ठीक है, इंस्पायर्ड जो एयर है, जो हम एयर को अंदर इनहेल कर रहे हैं, मतलब कि जो हम एयर को अंदर ले रहे हैं, अंतःश्वसित जो वायु है, उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा बाहर, एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल जो है, उसके अंदर हमारे गैसों का पार्शियल प्रेशर क्या है, उनका प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ये इसका यूनिट होती है पार्शियल प्रेशर को शो करने की। तो 159 मिलीमीटर ऑफ हीमोग्लोबिन मर्क्यूरी जो है, ये इसका पार्शियल प्रेशर है कहाँ पे, वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, 0.3 mmHg। अब जब ये एयर हम इंस्पायर्ड करें तो हमने देखा कि एल्वियोलर एयर जो है उसमें हम देखेंगे PO2 और PCO2 में क्या है, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, इसका पार्शियल प्रेशर 104 mmHg और इसका है 40 mmHg। तो अब बताइए किस गैस का कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा। आप देखो मैंने कहा था हाई टू लो जाएगी, तो जो ऑक्सीजन है वो देखो 159 mmHg है और यहाँ पे कितनी है, 104 mmHg। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रही है, 159 टू कहाँ गई, 104 mmHg पे। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं जा रही क्योंकि 0.3 mmHg और अंदर कितनी है उसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg। ऑलरेडी जो है हमारी एल्वियोलाइज के अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, अंदर नहीं जा सकती। कौन सी गैस जा रही है, मेनली एयर के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से देखो अब आगे क्या डिफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। अब यहाँ से जो है हमारी जो बॉडीज थी उनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये वाला जो है इसको हम बोल देंगे डीऑक्सीजनेटेड इसको हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिसको बोल देंगे हम अनोक्सी ब्लड, अनोक्सी रक्त, जिसके अंदर ऑक्सीजन का क्या है कि अमाउंट कम है। ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम क्यों है, जब हमें अभी इधर में आगे स्टेप बाय स्टेप आऊंगा तब बता दूंगा। क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये सिस्टेमिक वेंस इसने ऐसे फ्लो गलत बता रखा है, इसका फ्लो ऐसे होगा। ठीक है, कि ये जो गैसेज है ये कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आई तो हाई अमाउंट में थी लेकिन टिश्यूज के पास चली गई, टिश्यूज के पास चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया इसने, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोल देंगे हम फुफ्फुसीय धमनी, इसके थ्रू जब ये जाएगी यहाँ तक पहुंची एल्वियोलाइज तक। तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे PO2 क्या है, कम है और PCO2 ज्यादा है। ये हमें पार्शियल प्रेशर ये बता रखा है इसका कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा। PO2 कितनी है यहाँ पे 40 mmHg और PCO2 कितनी 45 mmHg है। अब इसको इससे कंपेयर करो, आप यहाँ पे इससे कंपेयर करो कि इनका डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे PO2 क्या है, कम है, यहाँ पे PO2 क्या है, ज्यादा है। तो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजन मूव करेगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन ने कहाँ मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया, और जैसे ही ऑक्सीजन ने यहाँ से यहाँ मूव किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का अमाउंट इसमें बढ़ गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनित रक्त। क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीजनित रक्त, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, हाई टू लो मूवमेंट करी यहाँ पे और इसको क्या कर दिया, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा मतलब उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है। ये देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है कि 104 mm से यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया पहले 104 mmHg से किस में आया 40 mmHg था यहाँ पे 40 mmHg वाले ब्लड में वो मिक्स हुई ऑक्सीजन और उसका ऑक्सीजन बढ़ा के लेवल कितना कर दिया 95 mmHg। अब उसको उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ये इसने कहाँ मूव किया, यहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से जो है सिस्टेमिक आर्टरिया जिसको हम देहिक धमनियां बोल देते हैं, उनके थ्रू ये कहाँ जाएगा, टिश्यूज तक आया। अब टिश्यूज में क्या है, ये देखो ये टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर दे रखा है। तो टिश्यूज का जो पार्शियल प्रेशर हमने क्या देखा, 104 mmHg था। 104 mmHg से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें कितना था इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, 40 था। ठीक है, इसके अंदर एंटर किया और जैसे एंटर किया तो इसका अमाउंट बढ़ के कितना हो गया, 95। ये किस में होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे टिश्यूज में पहुंचा, टिश्यूज में जो है इसकी पार्शियल प्रेशर कितनी है, 40 है ऑक्सीजन की। तो क्या ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी, हाई से लो, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज के अंदर मूव करेगी, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है और टिश्यूज को ऑक्सीजन की नीड है, इसलिए कहाँ मूव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज के अंदर। ठीक है, अब जैसे टिश्यूज में मान लो आप ये देख के चलो कि जो टिश्यू है उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज होकर CO2 बन रही है। तो जो CO2 बन रही है तो उसका पार्शियल प्रेशर देखो यहाँ पे कितना हुआ, 45 mmHg है। तो ये जो 45 mmHg, और हमने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कितनी थी, PCO2 40 mmHg थी। तो इवेंचुअली ये कहाँ से कहाँ मूव करेगी, PCO2 जो CO2 यहाँ से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मूव करेगी सबसे पहले, क्योंकि जिसमें कम है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में धीरे धीरे इसने मूव करना चालू किया, ऑक्सीजन की इधर अनलोडिंग चल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग हो रही है इसके अंदर। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हुआ, 45 to 40 mmHg की तरफ मूव किया कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो इवेंचुअली क्या हुई कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें ऑक्सीजन तो निकल गई अब, लेकिन उसमें क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती जा रही है। तो अब उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कहेंगे, अब उसे कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गई लेकिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या उसमें लोड हो गई। तो जो यहाँ पे देखो टिश्यूज में क्या थी, CO2 45 mmHg थी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी हो गई, PCO2 अब 45 mmHg हो गई। कंफ्यूज नहीं होना है कि जो PCO2 है ना, ये पहले कहां मूव कर रही है, टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे, जहां कितनी है, 40 mmHg है। इसने मूव किया, उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, तब कितना हो गया उसका, 45 mmHg। जहां जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 104 से 40 पे गया और 40 पे जाके उसके कंसेंट्रेशन बढ़ा के कितनी कर दी, 95 एट द सेम लेवल। तो हम क्या करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो टिश्यूज पे कितनी थी, 45 mmHg थी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें कितनी थी कार्बन डाइऑक्साइड, 40 थी। और जैसे ये जो है 45 to 40 मूव करेगी तो इसको जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका लेवल कितना हो जाएगा, 45। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स हो रही है, तो उसका जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगी। कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, 45 mmHg हुआ। अब इसने यहाँ से मूव करना चालू किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और इसके थ्रू जो है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, ये है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, ये वाला रहा। तो यहाँ पे देखो आप इसका कितना है, PCO2 का 45 mmHg है। एल्वियोलाइज में देखोगे तो कितना है, 40। तो ये मूव कहाँ करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ मूव करेगी, एल्वियोलाई में। ठीक है, एल्वियोलाई में ये ऐसे मूव करेगी। ठीक है, एल्वियोलाई में मूव करी। अब एल्वियोलाई में मूव करने के बाद देखो अब ये कहाँ से कहाँ जाएगी, बाहर जब एक्सपायर्ड एयर, जो बाहर जो एयर जाती है उसके अंदर जो है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहां से कहां मूव करेगी, कम से ज्यादा में तो नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अभी भी अंदर रहेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी, बाहर मूव कर जाएगी। क्योंकि जो बाहर जो अंदर एल्वियोलाई में इसका 40 mmHg था और बाहर क्या है, 32 mmHg है। तो इवेंचुअली क्या होगी, ये पाथ फॉलो करेगी, कहाँ, हाई से लो की तरफ जाएगी। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से जाएगी, बाहर एटमॉस्फेयर से टिश्यूज तक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाएगी, टिश्यूज टू एल्वियोलाई तक। ये जो है ये नॉर्मली पाथ फॉलो करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज क्या हो रहा है। ये तो था एक्सचेंज ऑफ गैसेज, की गैसेज का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि गैसेज किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, जो मेन ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है, ये हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन गैस का हो रहा है मेनली ट्रांसपोर्ट, हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद हमें एक गैस थी वो बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, और एक जो है मान लो कि ओजोन का, और कुछ नाइट्रोजन गैस है, या मान लो कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, या कुछ नाइट्रोजन जो गैसेज होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या कोई भी नाइट्रेट आयंस जो हो गए, या फ्री रेडिकल्स कुछ प्रेजेंट है। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो जब ऑक्सीजन जो है
ये अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये कैसी बाइंडिंग होती है, उत्क्रमणीय बाइंडिंग होती है। उत्क्रमणीय बाइंडिंग होती है कि ये क्या होगा, रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी कि जो एल्वियोलाई के लेवल पे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा कहाँ तक, टिश्यूज तक। वहां पे जाके क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को तोड़ दे, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में डिसोसिएशन हो जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, हीमोग्लोबिन वहां से वापस वैकेंट होकर कहाँ तक मूव करेगा, वापस एल्वियोलाई तक, और वहां से वापस एक ये क्या होता है, टैक्सी की तरह काम करता है, स्टैंड से उसको बैठा रहा है, उसकी लोकेशन तक छोड़ रहा है, वापस से वहां पे खाली कहाँ तक आ रहे हैं, और खाली तो नहीं आएगा, एक्चुअल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया, एल्वियोलाई तक छोड़ा, वापस से वहां से ऑक्सीजन को लोड किया और फिर से उसको टिश्यूज तक छोड़ दिया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आया। तो ये क्या होती है, राउंड में चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है उसकी उत्क्रमणीय बाइंडिंग है, उत्क्रमणीय होना इसलिए जरूरी है, मान लो कि एक बार ऑक्सीजन जुड़ गई, अब हट ही नहीं रही है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। आपको तो क्या करना है, मेनली आपको उनको बैठाना और छोड़ना ही तो है, आपको क्या है कि परमानेंट पकड़ के थोड़ी रखना है उसको। तो इसलिए उत्क्रमणीय इनकी बाइंडिंग होना जरूरी है कि एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई आप उसको बैठाओ वहां से और टिश्यू पे ले जाके छोड़ दो, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग। कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग होगी, तो पर्टिकुलर उस केमिकल को हम बोल देंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोल देंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये भी क्या होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होगी या उत्क्रमणीय बाइंडिंग होगी। क्यों होंगी रिवर्सिबल, फिर वही बात, क्योंकि टिश्यू से इसको कार्बन डाइऑक्साइड उठानी है, कहाँ पहुंचना है, एल्वियोलाई तक, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है और वापस से ऑक्सीजन को बैठाना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है, ये हीमोग्लोबिन से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये हीमोग्लोबिन से ज्यादा प्यार करता है, तो ये क्या करेगा, अगर उसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ेगा नहीं, एक बार उसको पकड़ लिया तो अब हम आपके हैं सनम, अब किसी और के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, इनका रिश्ता पक्का हो गया, अब नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कैसी बाइंडिंग बना लेगा, इसको हम बोल देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोल देंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का मिलन हुआ, वहां पे क्या बना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये कैसी बाइंडिंग होगी, ये बाइंडिंग होगी इरिवर्सिबल, या इसको बोल देंगे अनुत्क्रमणीय बाइंडिंग। अनुत्क्रमणीय बाइंडिंग होगी, ये क्या करेगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं तो क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ना इसके काम आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के, ना या काम आ सकता है ऑक्सीजन के काम आ सकता है, ठीक है। या दोनों का नहीं रहा, ना ऑक्सीजन के लिए रहा, ना हीमोग्लोबिन, ना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहा। तो ये क्या हुआ, सिर्फ इसी के साथ बाइंड होकर रह गया, और क्या हुआ, उस पर्सन को क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का तो हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन का बहुत रोल लिमिटेड होता है, जो कि हम आगे देखेंगे पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट में। लेकिन ऑक्सीजन का तो पूरा ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन से होता है। तो अब जब इसने पकड़ लिया, ये छोड़ ही नहीं रहा, तो उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इस केस में ऑक्सीजन की कमी से उस पर्टिकुलर इंसान की मौत हो जाती है। वही हम देखते हैं कि O3 है, जो कुछ फ्री रेडिकल्स या नाइट्रोजन के जो रेडिकल्स होते हैं फ्री, वो क्या करते हैं कि वो जब अगर बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बना लेते हैं मिथेमोग्लोबिन। क्या बना लेते हैं, मिथेमोग्लोबिन। और ये जो है ये मेनली कब अफेक्ट करते हैं, जब आपका हीमोग्लोबिन इमेच्योर होता है। इमेच्योर किस कंडीशन में होता है, जब न्यूबॉर्न होता है, वो काफी ससेप्टेबल होते हैं एनवायरमेंट के, उनका जो हीमोग्लोबिन अभी काफी मेच्योर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जब ये बाइंड हो गया तो ये भी क्या होती है, इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, उस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और डिस्ट्रॉय करके ये क्या, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलरली सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसने क्या किया, हीमोग्लोबिन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जैसे ही हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हुआ, वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जो पर्टिकुलर बच्चे की जो स्किन है वो काफी ब्लू दिखने लग जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ये जो फ्री रेडिकल्स है जो कि मेनली नाइट्रोजन के होते हैं, उनमें क्या मतलब कैसी बाइंडिंग हो रही है, क्या उनके अंदर डिजीज हो रही है, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे पर्टिकुलरली कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। हम देखते हैं कि मेनली जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा। हीमोग्लोबिन को हम एच भी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसका 97% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है। और 3% जो है ट्रांसपोर्टेशन वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो रहा है। क्योंकि ये प्लाज्मा में बहुत कम डिजोल्व है, इसलिए सिर्फ 3% जो है क्या है कि प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जा रही है। ठीक है, तो 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू हो रही है और 3% किसके थ्रू हो रही है, प्लाज्मा के थ्रू हो रही है। अब हीमोग्लोबिन में क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन हमें पता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, हीम और किससे, ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो हीम पार्ट है वो क्या होता है एक्चुअल में, उसमें 4 फेरस जो आयरन है उसके पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ बाइंडिंग होगी, यहाँ पे हीम पार्ट के साथ। और हीम पार्ट में भी स्पेसिफिकली किसके साथ, जो आयरन मॉलिक्यूल्स होंगे, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीम के अंदर। ये जो हीम पार्ट होता है इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, आयरन मॉलिक्यूल, 4 आयरन मॉलिक्यूल होंगे। तो जो ये चारों आयरन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन से। तो एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो कितनी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा 4 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कितना होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो ह्यूमन ब्लड है, हमने देखा ह्यूमन ब्लड है, उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, यहाँ पे 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये डेटा है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर ह्यूमन ब्लड में हम देखें पर 100 ml ब्लड में, ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो कितने का करेगा, तो 100 ml ब्लड में। ठीक है, ये हमने देखा था कि 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक ग्राम हीमोग्लोबिन इतने का ट्रांसफर करेगा, तो 15 ग्राम कितने का करेगा, 15 इंटू 1.34, जिसको हम लगभग कह देते हैं 20 ml। इतनी ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट करेगा हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये क्या देखा हमने कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है 1.34 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और ह्यूमन ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, तो जो 100 ml अगर 1 ml इतने का ट्रांसपोर्ट करे तो 100 ml कितने का करेगा, सॉरी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने का करा तो 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन कितने का करेगा, इतनी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये डिसाइड करेंगे हमारी बॉडी की उसको कितनी ऑक्सीजन की नीड है। ये तो अपना काम पूरा कर रहा है कि बॉडी तक लेके जा रहा है, ये डिसाइड करेगी हमारी बॉडी की उसको कितने की जरूरत है, वो देखते हैं अब। ठीक है, अब देखते हैं, आओ, हमारी बॉडी है और नॉर्मल कंडीशंस में मान लो कि आपको जब ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, आपकी बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रही, तो वहाँ पे क्या होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन, या हम उसको बोलते हैं कि विश्राम की अवस्था में, कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड अभी है नहीं, 1 मिनट, हमारी बॉडी है उसको ऑक्सीजन की नीड है नहीं। तो जो हमारी तो जो हीमोग्लोबिन है वो एल्वियोलाई से कितनी ऑक्सीजन लेके गया, 20 ml ऑक्सीजन लेके गया। ठीक है, अब हमारी बॉडी को नीड है ही नहीं, वो कुछ काम ही नहीं कर रही, उसको ऑक्सीजन की नीड है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ये टिश्यूज तक जाएगी ये ऑक्सीजन, ये कहाँ जाएगी, अब यहाँ से जाएगी टिश्यूज तक। अब टिश्यूज को नीड है ही नहीं, टिश्यूज को क्या है, नीड है ही नहीं, तो टिश्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी नीड है उतनी ही लेंगे, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये HbO2 जो बन के आया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही तो बनेगा जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी। तो ये जो 20 ml O2 जा रही है किस फॉर्म में जा रही है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम ऐसे लिख देते हैं HbO2, इस फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस HbO2 का 25% डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब वियोजन हो जाएगा। लगभग हम कह देते हैं कि 25% HbO2 का वियोजन हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब लगभग 25% HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है, तो 20% क्या था उसका 25%, तो 25% कितना हो गया, लगभग 5 ml O2 जो है वो किसको दे दी गई, यहाँ पे टिश्यूज को दे दी गई। क्यों, क्योंकि उसको नीड ही इतनी है,
तो ये जो डिसोसिएशन होगा ये बॉडी की नीड के ऊपर होगा कि उसको कितनी नीड है, ये तो उसका जितना काम है वो करेगा। ये तो 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। अब बॉडी को नीड है सिर्फ 5 ml की, तो इसने क्या किया 5 ml इसको दे दी। अब 5 ml दे दी, लेकिन अभी भी ब्लड में कितनी बच गई 15 ml। तो ये 15 ml कहाँ जाएगी, ये टिश्यूज से वापस एल्वियोलाइज में चली जाएगी। तो जो 75% HbO2 जो डिसोसिएट नहीं हुआ, जिसका वियोजन नहीं हुआ, ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा एल्वियोलाई में चला जाएगा। लगभग हम इसको कह देते हैं 15 ml जो है वापस चला जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि 25% ही ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी टिश्यूज को, बाकी 75% वापस रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम आ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनेगी, तो हम कह देते हैं कि लगभग 4 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या कर दी जाती है, जो ये जो 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज करती है बॉडी, और ये भी कहाँ चली जाएगी एल्वियोलाइज तक। तो ठीक है, ये आपको समझ आया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, 20 ml लेके आ रही है, 25% डिसोसिएशन हुआ, 5 ml उसको दिया, बाकी 15 ml वापस रिटर्न कर दिया। अब अंडर स्टेनस कंडीशन, स्टेनस कंडीशन का मतलब होता है कि व्यायाम की स्थिति, जब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा नीड है, काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, आपको ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है, उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, अब बॉडी की नीड ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो अभी क्या कर रही है हमारा हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, यहाँ पे एल्वियोलाई से कितना लेके आया 20 ml ऑक्सीजन लेके आया पर 100 ml ब्लड के साथ। ठीक है, ये अमाउंट लेके आया। अब यहाँ पे क्या होगा वो देखो, 20 ml लेके आया, तो जो हमारे टिश्यूज है इस बार क्या है, उनको ज्यादा नीड है, तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, इस बार यहाँ पे होगा कि 75% जो टिश्यू है, सॉरी जो ऑक्सीजन है, लगभग 75% HbO2 का इस बार डिसोसिएशन हो जाएगा या वियोजन हो जाएगा। ठीक है, वियोजन हो जाएगा। अब जब ये वियोजन होगा 75%, तो 20% का 20 ml का 75% कितना हुआ, लगभग 15 ml ऑक्सीजन। ठीक है, ये 15 ml ऑक्सीजन किसको दे दी गई, यहाँ पे टिश्यू को दे दी गई। अब कितनी बची यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे बच गई लगभग 25% HbO2 अभी भी बच गया, जो कि क्या हुआ, डिसोसिएट नहीं हुआ, डिसोसिएशन जिसका नहीं हुआ। तो ये अमाउंट कितना होगा, लगभग 5 ml ऑक्सीजन जो है वापस एल्वियोलाई को पहुंचा दी जाती है। तो जो आप एयर बाहर एक्सेल कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें क्या होगा, थोड़ा अमाउंट ऑक्सीजन का भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे आगे में, जब आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो आप एयर अंदर ले रहे हो वो पूरी एक्सचेंज में नहीं जा रही, वो कुछ जो कंडक्टिंग जोन जो हमने देखा था वो उसमें फंस के रह जाती है, उसको हम बोलते हैं मृत वायु आयतन या डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो आप एयर का जो मिक्सचर ले रहे हो वो वहीं पे रहता है, उसमें से कुछ भाग आगे जाता है, बाकी उधर ही रहता है। तो वो जब एयर वापस बाहर आएगी तो वो भी एक प्रॉपर मिक्सचर होगा। तो आप ये देख रहे हो कि जो सीपीआर दी जाती है, वो इसलिए क्यों कहा जाता है कि आप सीपीआर दो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप ज्यादा एक्सेल कर रहे होते तो सीधी सी बात है ना कि आप तो उस बंदे को कार्बन डाइऑक्साइड ही दे रहे हो, वो तो वैसे ही मर जाना है, ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जो आप एक्सेल करते हो एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन का भी हाई अमाउंट होता है। ठीक है, तो आप यही देख लो ना कि नॉर्मल कंडीशन में लगभग 15 ml ऑक्सीजन तो वापस जा रही है, और यहाँ अगर स्टर्नस कंडीशन थी, इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे व्यायाम कर रहा था उसको, फिर भी इतनी ज्यादा नीड थी, फिर भी यहाँ पे उसने पूरी ऑक्सीजन नहीं दी, उसने सिर्फ कितनी दी 15 ml दी, 5 ml अभी भी रिटर्न कर दी। और जब इतनी ऑक्सीजन ले रहा है तो ये क्या करेगा, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा ज्यादा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो हम कहते हैं कि लगभग 14 ml पर 14 ml लगभग CO2 जो है पर 100 ml ब्लड यहाँ पे रिलीज करते हैं, और ये भी इवेंचुअली कहाँ जाती है, एल्वियोलाइज में जाती है। तो ठीक है, समझ में आ गया, नॉर्मल कंडीशन में 25% का डिसोसिएशन होगा और 75% वापस रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 75% का डिसोसिएशन होगा, 25% वापस रिटर्न हो जाएगी। अब इसको हम एक चीज से समझते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो होता है, ऑक्सीजन का जो वियोजन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको हम कह देते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसको हम इससे समझते हैं। देखिए, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, ये एक्चुअली क्या करता है, ये हमें दिखाता है कि ऑक्सीजन का कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन या वियोजन को प्रेरित करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये किस शेप का होगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड शेप का होगा। ठीक है, सिग्मोइड शेप आप देखते हो, ये जो बीच में ब्लैक वाला है ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, इसको हम नॉर्मल मान लेते हैं कि इसको आइडियल मान लेते हैं कि ये ऐसा होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब ये जो है
ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो थोड़े से फैक्टर जब फ्लक्चुएट होंगे तो वो क्या करेंगे, HbO2 के डिसोसिएशन या एसोसिएशन को इंड्यूस करेंगे। तो अगर मान लो कि जो डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये किधर होगा, इसको बोल देते हैं हम राइट शिफ्ट, इसको हम बोल देंगे लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, इसको हम बोल देंगे राइट शिफ्ट। एक्चुअली ये ग्राफ क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये ग्राफ आपको प्रिपेयर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब है कि हीमोग्लोबिन के साथ कितनी बाइंड हो रही है। जैसे मैंने बताया 4 साइट होती है, एक ऑक्सीजन उससे जुड़ी हीमोग्लोबिन से तो हम बोलेंगे 25% सैचुरेशन, 2 जुड़ी 50% सैचुरेशन, 3 जुड़ी 75% सैचुरेशन, 4 जुड़ी 100% सैचुरेशन। अब उससे आगे कुछ नहीं जुड़ सकता, वो एक उसका पॉइंट आ गया, सैचुरेट हो गया, अब उससे ऊपर उसके साथ बाइंडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आइडियल कंडीशन में हम मानते हैं कि ऐसा प्रेशर या ऐसा प्रेशर हो जिसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीजन 50% सैचुरेट हो जाए, मतलब कि 2 जो साइड्स हैं वो फिल हो जाए और 2 खाली रहे। तो उस प्रेशर को हम बोल देते हैं P50। P50 का मतलब होता है वो पार्शियल प्रेशर जिसके ऊपर, ये रहा पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिसके ऊपर क्या हो, ऑक्सीजन की 50% जो साइड्स है वो सैचुरेट हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे, उनको इंड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए जो लेफ्ट शिफ्ट होता है, ये किस लिए होता है, ये फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन इसलिए होती है, एक मिनट बताता हूँ मैं, फेवरेबल कंडीशन होती है किसके लिए होती है, ये HbO2 के फॉर्मेशन को इंड्यूस करेंगे, मतलब HbO2 के बनने को प्रेरित करेंगे। HbO2 को बनने को प्रेरित कर रहे हैं, इसका मतलब है किस लेवल पे होंगे, ये कहाँ पे होगा, राइट शिफ्ट कब होगा, एल्वियोलाई लेवल पे होगा, क्योंकि जहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है, एल्वियोलाई लेवल पे बनेगा। तो लेफ्ट शिफ्ट कब हो रहा है, जब फेवरेबल कंडीशन है, जब HbO2 के बनने के। अब देखो ये रहा लेफ्ट शिफ्ट, ये जो ब्लू वाला है ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये नॉर्मल से पहले क्यों आ गया, देखिए फेवरेबल कंडीशन मतलब HbO2 के बनने को प्रेरित कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन क्या थी, आप ये देखिए P50 जो है, मैं कहूँ कि 50% जो है हीमोग्लोबिन जो है सेचुरेट हो गया था, लगभग मान के चलते हैं हम 25 mmHg। इस प्रेशर के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है उसका मॉलिक्यूल 50% सेचुरेट हो गया, ठीक है। आइडियली हम मानते हैं कि 50% सेचुरेट होता है, 100% सेचुरेशन नहीं मानते हम। आइडियली हमने देखा कि 25 100% कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। हम मान रहे कि 50% यहाँ पे हुआ 25 mmHg पे, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे आए जिसने क्या किया कि इंड्यूस कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, फिर भी जो है HbO2 का फॉर्मेशन जल्दी हुआ। होना क्या चाहिए था, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन है, तो अगर कंसंट्रेशन कम है तो पहले तो क्या थी 25 mmHg कंसंट्रेशन थी, तब P50 बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, ये यहाँ पे देखो लगभग 15 mmHg है, ये 15 mmHg है, मतलब कम हो गई कंसंट्रेशन। तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था कि P50 जो है वो कम बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, P50 क्या हो गया, कम हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कम पार्शियल प्रेशर पे भी जो है HbO2 50% सेचुरेट हो गया। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये फेवरेबल कंडीशन है, लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। तो कुछ ऐसे फैक्टर जो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं कि अगर आपके वहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कम कंसंट्रेशन है, फिर भी वो जल्दी सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई लेवल पे होगा, फेवरेबल कंडीशन पे होगा। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। हेल्डेंस इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, हेल्डेंस इफेक्ट का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ये क्या करेगा कि HbCO2 जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो टिश्यू लेवल से बन के आ रहा है उसके डिसोसिएशन को प्रेरित करेगा, उससे तुड़ने को प्रेरित करेगा, और क्या बोलेगा यहाँ पे कि अब तू ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल मतलब इसका साथ देने वाली कंडीशन है, HbO2 के बनने वाली कंडीशन है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हेल्डेंस इफेक्ट बोलेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे कौन से फैक्टर्स है जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस पे एल्वियोलाई लेवल पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अपनी बाइंडिंग को उसके साथ इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी वहां पे क्या होगा, इवेंचुअली H+ आयंस कम होंगे। H+ आयंस कम होंगे मतलब pH ज्यादा होगी, ठीक है। एल्वियोलाई लेवल पे कैसा होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे लेफ्ट शिफ्ट को, जो ग्राफ है उसको लेफ्ट शिफ्ट पे प्रेरित करेंगे और HbO2 की फॉर्मेशन को प्रेरित करेंगे। दूसरा हम देखेंगे तो P50 पे क्या इफेक्ट आया, इसके P50 क्या हुआ, घट गया, P50 घट गया।
क्योंकि पहले क्या था, प्रेशर इसका नॉर्मल प्रेशर ये P50 ये था कि इतने के ऊपर जो है ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल 50% सेचुरेट हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो वहां पे क्या हुआ, 15 ही रह गया, लेकिन फिर भी जो है 50% मॉलिक्यूल जो है सेचुरेट हो गया। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, P50 घट गया। ये तो था ये। अब हम देखते हैं कि राइट शिफ्ट क्यों हो रहा है। राइट शिफ्ट मतलब कि ये देखो, अब ये नॉर्मल था, अब ये राइट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम, अनफेवरेबल कंडीशन बोल रहे हैं हम HbO2 के रेस्पेक्ट में। HbO2 डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या होगा, वियोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। HbO2 का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। जब HbO2 का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे मानेंगे कि HbO2 का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है। अब देखिए HbO2 का डिसोसिएशन क्यों ज्यादा हो रहा है, आप ये सोचिए। ये है, हमने देखा ये वाला जो है, ये देखिए ये वाला ग्राफ है जो ये लेफ्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, ये था नॉर्मल। जब नॉर्मल जो है यहाँ पे 25% mmHg प्रेशर था, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इतनी थी, लेकिन फिर भी क्या है कि P50 इस कंडीशन के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर सेचुरेट हो गई, मतलब 50% मॉलिक्यूल सेचुरेट हो गया। लेकिन अब देखो आप, ये जो है ये आगे बढ़ा। अब यहाँ पे जो लगभग प्रेशर है, ये P50 यहाँ पे कितने पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया लगभग आप मान के चलो 33 mmHg पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन तो बढ़ी है ना, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, P50 जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज्यादा सेचुरेट होना चाहिए था, इवेंचुअली तो क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, P50 का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नॉर्मल कितना था 25, P50 का मान 33 हो गया। अभी भी जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 50 पे सेचुरेट है। आप ये सोचिए 15 पे भी सेचुरेट था 50% और 33 पे भी 50% सेचुरेट है। तो इफेक्ट कहाँ आ रहा है, उसके कंसेंट्रेशन पे। कंसेंट्रेशन बढ़ी फिर भी वो अभी भी क्या हो रहा है कि P50 तक ही सेचुरेट है, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर 33% था तो वो 55 ऊपर जाना चाहिए था। अगर क्योंकि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग, अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी बाइंडिंग उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ नहीं हो रही। तो ये कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको अफेक्ट करेंगे, ये फैक्टर्स होंगे जो इसको HbO2 के डिसोसिएशन को प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनली ये कहाँ पे होगा, ये होगा टिश्यू लेवल पे, ठीक है, टिश्यू लेवल पे होगा। और ये किसके लिए होगा, इसको हम बोल देते हैं बच्चों बॉर्स इफेक्ट। अब ये जो है बॉर्स इफेक्ट, ये हेल्डेन इफेक्ट का अपोजिट होता है। हेल्डेन इफेक्ट किस लिए था, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए था। बॉर इफेक्ट किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। कि ये क्या करेगा, HbO2 के डिसोसिएशन को प्रेरित करेगा और इवेंचुअली किसको बनाने के लिए प्रेरित करेगा, HbCO2 को। HbCO2 फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखोगे मैंने वहां पे क्या लिखा था, PO2 ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, PO2 कम हो जाएगी, क्योंकि टिश्यू लेवल पे PO2 कम होगी और PCO2 क्या होगी, ज्यादा होगी। अब PCO2 ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, H+ ज्यादा होगा, और H+ ज्यादा होगा तो क्या होगी, pH कम होगी। अगर हम इस पे टेम्परेचर की बात करें टिश्यू लेवल पे, तो टेम्परेचर क्या होता है हमारी बॉडी में, ज्यादा होता है। ये कुछ फैक्टर्स थे। और P50 कैसा हुआ, यहाँ पे P50 बढ़ गया, कि अभी भी कंसेंट्रेशन उसकी जो है बढ़ गई, लेकिन फिर भी जो है मॉलिक्यूल अभी भी 50% ही सेचुरेट है। वो किस लिए, इन फैक्टर्स की वजह से। ये फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है, ये उनके बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आगे एक और यहाँ पे फैक्टर होता है 2,3-BPG, इसको हम बोलते थे 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का एक बाई प्रोडक्ट होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस आप समझ रहे हो टिश्यू लेवल पे, उस पर कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है तो उससे बाई प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो जब ये 2,3-BPG का बाई प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है ये उसके साथ बाइंडिंग शो करता है। तो ये जैसे उसके साथ बाइंड हुआ बीटा चेन के साथ, तो क्या हुआ, वहां पे बीटा चेन के साथ बाइंड हुआ, अब उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकती। तो उस पे सिर्फ मैंने क्या कहा था कि चार जो है, चार साइड्स होती है, 2 अल्फा साइड्स पे होंगी और 2 बीटा साइड्स पे होंगी। ये जब आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहां पे बताऊंगा मैं आपको कि 2 अल्फा साइट होगी, 2 बीटा साइट होगी। तो ये BPG क्या होगा, इनके साथ बाइंड कर जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं जुड़ सकते, सिर्फ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, इसलिए इनका 50% सेचुरेशन हो रहा है। अब चाहे कितना ही कर लो आप, 100% सेचुरेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि मैं आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से समझाना चाह रहा था। अब इसमें 1-2 पॉइंट और थे, वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन में मैं हूँ तो यहीं पे बता देता हूँ। एक होता है मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, MB लिख देता हूँ। मायोग्लोबिन क्या होता है, हमारे मसल्स में स्टोर्ड एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। उस पर सिर्फ एक जो है साइट होती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के, और वो बहुत हाई एफिनिटी शो करता है कि आप
जब तक ऑक्सीजन की भारी कमी नहीं आ जाएगी मसल्स में, तब तक वो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो इसलिए जो है, तो इसके साथ क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये होगा हाइपरबोला, अति परवलय प्रकार का। कैसा होगा, अति परवलय प्रकार का, ऐसा होगा इसका। ये छोड़ेगा ही नहीं उसको, ठीक है, कि जो है रिलीज ही नहीं करेगा। उसकी हायर एफिनिटी आप कितने फैक्टर्स दे दो, उसकी इच्छा होगी तब वो छोड़ देगा। जब ज्यादा उसको लग रहा है कि हाँ अब नीड है, तब वो ऑक्सीजन की रिलीज करेगा। तो हम बोल देते हैं कि मायोग्लोबिन जो है, इसका ग्राफ जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो कैसा होगा, हाइपरबोला है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं अति परवलय प्रकार का, ठीक है। वही हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन, फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है, फीटस हीमोग्लोबिन की भी जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ, वो ज्यादा होती है। तो जब भी बाइंडिंग ज्यादा होगी, जब भी बाइंडिंग ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है, ये कर्व जो है, इसमें वो किधर मूव करेगा, वो करेंगे लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन होगा, फीटल हीमोग्लोबिन का ग्राफ किधर आ जाएगा, नॉर्मल जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा उससे थोड़ा राइट शिफ्ट में होगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये मान लो कि आप एडल्ट हीमोग्लोबिन का है, ये जो ब्लैक वाला है ये एडल्ट हीमोग्लोबिन है, जो ये वाला है ब्लैक वाला है एडल्ट हीमोग्लोबिन का ग्राफ है। और ये जो है ये फीटल हीमोग्लोबिन का पार्ट। फीटल हीमोग्लोबिन का जो राइट शिफ्ट क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो है, उसको ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ज्यादा है, वो उसके साथ तोड़ेगा ही नहीं, आप कितने फैक्टर्स को प्रोवाइड करवा दो, तो वो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, इसलिए उसका, ठीक है। तो यहाँ तक जो ये चैप्टर कंप्लीट है। अब इससे आगे जो टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। तब तक आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और हमें रिव्यूज़ देते रहिए, जरूर हमें बताते रहिए कि हम और हमारे मैटर को कितना अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।